गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आज हम लोग इसका बस इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। प्लस उसके साथ साथ ये जो टेक्निक है, ओके, ये जो टेक्निक है इसके लिए जो भी हमें चाहिए होगा, उसके जो टूल्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे इस चैप्टर में वैसे वैसे आपका जो जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ओके, ये जो बायोटेक्नोलॉजी नाम है, आप लोगों को इस नाम से पता चल रहा होगा कि ये दो टर्म से लेके बना है। फर्स्ट बायो और दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। ओके, बायो से बायोलॉजी आता है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका जो नाम दिया गया है ये रिसेंटली नाम दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, राइट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर सिंपली बात करें तो पहले हम लोग क्या करते थे, जो मिल्क होता था मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते थे, राइट। तो मिल्क से क्या होता था, इससे हम लोग बनाते थे कर्ड। तो ये जो मिल्क से कर्ड बनता था ये भी तो किसका यूज़ होता था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता था और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता था, राइट। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लोग कुछ न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच ये जो डेवलप हुआ, इसके साथ साथ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है देखना, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। दिस इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग ने अभी एक एग्जांपल देखा, जब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक बैक्टीरिया आता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारा लैक्टोबैसिलस, राइट। और पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, अब भाई ऑर्गेनिज्म तो पूरा ऑर्गेनिज्म हुआ, लेकिन पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लाइक बैक्टीरियल सेल यूज़ हो सकता है। ओके, और क्या यूज़ हो सकता है, डीएनए यूज़ हो सकता है उनका। ओके, कुछ प्रोटीन्स यूज़ हो सकता है, कुछ जीन यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, वो पार्ट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप एनी यूज़फुल प्रोडक्ट। कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली, कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए आइदर हम कोई ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों को समझने के लिए काम आता है। लेकिन हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, EFB। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करता है, इन्होंने क्या बोला है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, नेचुरल साइंस, ओके, एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मतलब उनके पार्ट्स, ओके, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये जो आपका डेफिनेशन है ये एक्चुअली एनसीईआरटी से लिया गया है, ये कंप्लीट एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ओके, तो ये EFB क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जितने बायोटेक्नोलॉजी उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी न्यू न्यू टेक्निक्स डेवलप होते हैं उनके सारा जो कोलैबोरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैंडल करते हैं। ओके, तो ये क्या डेफिनेशन बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, नेचुरल साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस उनके जो सेल्स होते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका ये इंटीग्रेशन है। ओके, तो उसके बाद देखो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को मेंशन किया है। सबसे पहला क्या है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना। जैसे कि हमारा जो बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो लैक्टोबैसिलस के बारे में। ओके, उसके बाद क्या है? ब्रेड बनाना। ओके, पहले डो बना देते थे, उसके बाद उसमें उसमें से क्या होता है? ब्रेड बनता है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं यहाँ पे? ईस्ट यूज़ होता है। घर पे भी बन रहा होगा, आप लोग देख रहे होगे, ये कॉमन होता है, राइट। तो ये सब जो है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है, राइट। ये तो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में कि नॉट ओनली डायरेक्ट ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट ओनली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इसको हम लोग किस तरह से ले रहे हैं? उनके पार्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, उन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो हो जाता है हमारा एक न्यू ब्रांच। ओके, जो पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, क्या होता है? अदर डीएनए हो सकता है, ओके, सेल हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इनका यूज़ अभी रिसेंटली होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके मिल्क से कर्ड बनाते थे, या जो डो से हम लोग केक बनाया करते हैं या फिर ब्रेड बनाया करते हैं। ओके, वो सारा कुछ होता था। उसके बाद देखो, ये जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो ब्रांच। ओके, ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या हो सकता है? कुछ सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज़ हो सकते हैं, सेल्स के पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे डीएनए हो सकता है, ओके, जीन हो सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि दो इसके पार्ट्स बन गए हैं। पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है हमारा? केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, नाम से क्या पता चल रहा है? जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल का, जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कुछ हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल और ये डीएनए है हमारा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का अगर डीएनए है तो डेफिनेटली इसमें जितने भी आपको सेगमेंट्स मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये सारे सेगमेंट क्या करेंगे? बैक्टीरियाज के कुछ जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उसके, या फिर उसके जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे होंगे, उसको डिनोट कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ओके, इस जेनेटिक मटेरियल में हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अब मान लो हमें यहाँ पे जो सेगमेंट है इसको हटा के जो डिज़ायर्ड सेगमेंट है, हमें जो सेगमेंट चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं? इसको कट कर दिया बैक्टीरिया का जो सेगमेंट है, ओके। उसके बाद क्या किया हमने? जो भी न्यू सेगमेंट कुछ अगर हमें ऐड करना है तो फिर हमने यहाँ पे न्यू सेगमेंट ऐड कर लिया। तो अब क्या हो गया? अब ये बैक्टीरियल का जो पहले सेगमेंट हुआ करता था, ओके, डीएनए का ये जो सेगमेंट हुआ करता था, इसके साथ साथ क्या आ गया? हमारा जो हमें जो सेगमेंट चाहिए था, हमें जो मन किया सेगमेंट डालने का, वो सेगमेंट भी यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका केमिस्ट्री अल्टर हो गया। अब इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ओके, ये जो फॉर्मेशन करता था अब क्या करेगा? इसका फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ओके, तो ये किसके अंडर आता है? एक्चुअली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। इसको और क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकम्बाइन किया गया। यहाँ पे जो डीएनए सेगमेंट है इसको क्या किया गया? इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल डीएनए के साथ इसको कंबाइन किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग से क्या मतलब है एक्चुअली? देखो, यहाँ पे अगर हमने केमिस्ट्री ऑफ डीएनए को अल्टर कर दिया, ओके, डीएनए को हमने चेंजेस कर दिया, उसके जो सेगमेंट है उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, तो अब हम क्या चाहेंगे? ये डीएनए जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर है, मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये जो हमारा डीएनए है जो कि चेंज हुआ है ये प्रेजेंट है, ये उसका सेल है। तो फिर हम क्या चाहेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये ग्रो करे। ओके, ग्रो करेगा तब जाके तो ये डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। अगर ग्रो करेगा तो हम जानते हैं कौन से फेज़ में? एस फेज़ में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करेगा? ये डीएनए दो सेगमेंट में कन्वर्ट होगा, मतलब दो डीएनए में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकता है, राइट। तो ये जीन अगर कोई प्रोटीन बनाता है
तो जैसे जैसे ये बैक्टीरियल सेल ग्रो करेगा, ग्रो करने के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारा डीएनए सेगमेंट है ये भी इस डीएनए सेगमेंट के साथ रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कोई प्रोटीन बनाए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तब जाके तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तब जाके तो हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए ये जो केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो डीएनए सेगमेंट है उसको जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है उस बैक्टीरियल सेल को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और इस साइंस के अंदर क्या होता है कि इन माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है उनको स्टडी किया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है, राइट। उनको स्टेराइल मीडियम चाहिए। स्टेराइल मीडियम मतलब कहाँ, जहाँ पे कि कोई दूसरा बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ ना हो, ओके। और स्टेराइल मीडियम हो गया, प्लस इनको क्या देना है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया हमने, इनको स्टेराइल मीडियम दे दिया, उसके बाद क्या होगा, ये आराम से ग्रो कर पाएंगे, ओके। तो ये था आपका दो इसके पार्ट्स, जो कि सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या है कि हमें भाई ये कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत ही क्यों है। आराम से चल रहा था जैसा जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप होने से पहले, क्या ज़रूरत है कि कोई ये जो फॉरेन मटेरियल है डीएनए का, इसको किसी और डीएनए में हमें इंसर्ट करना है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो आइदर क्या हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, राइट, या फिर क्या हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि इसमें क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस कैसे आते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें होता था क्या, रिकम्बिनेशन होता था, राइट। तो ये जो रिकम्बिनेशन है, रिकम्बिनेशन के बाद इसमें क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस आते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आते। तो अगर वेरिएशंस नहीं आते और स्टिल हमें वेरिएशंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो कि ये एक डीएनए है, ओके, ये बैक्टीरियल का डीएनए है। अगर इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो डीएनए सेगमेंट हमें इसके अंदर चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो ये यहाँ पे इंसर्ट हमने कर दिया, ओके। ये जो पोर्शन है ये है हमारा डिज़ायर्ड पोर्शन। तो एक तरह से ये जो पहले था, ओके, बैक्टीरियल का ये जो जीनोम था पहले, क्या ये अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, रिकम्बाइन हो चुका है, राइट। तो ये रिकम्बिनेशन के बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको वेरिएशन मिल सकता है। लेकिन हम लोग ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ये हम इसलिए नहीं करते कि बैक्टीरिया को वेरिएशंस की ज़रूरत है या बैक्टीरिया को एडाप्टेशन की ज़रूरत है। हम लोग इसीलिए करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें क्या है, इसमें से जो भी प्रोटीन्स आते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाहिए होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनका रिकम्बिनेंट डीएनए करते हैं या फिर डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अलाउ एनी वेरिएशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रिकम्बिनेशन प्रोवाइड्स वेरिएशन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद क्या दिया है, इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आइसोलेट ओनली डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ desired DNA segment and introduces into the host organism without introducing undesirable gene। इसमें जेनेटिक इंजीनियर में और एक क्या फ़ायदा होता है, हमें जो पर्टिकुलर DNA सेगमेंट चाहिए, ओके। अब मान लो हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, ओके। हम चाहते हैं इंसुलिन का जो जीन है वो बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया के डीएनए में वो कंबाइन हो जाए, ताकि अब क्या हो, नेक्स्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर डीएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो डायरेक्टली इंसुलिन बने, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का जो जीन है उसी को क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ना कि
पूरा का पूरा जो भी अनडिज़ायरेबल चीज़ है उसको हमें और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो हमने 2 पॉइंट्स देखा यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, हमें वेरिएशंस नहीं मिलते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें वेरिएशंस मिल जाता है रिकम्बिनेशन के थ्रू। और वही रिकम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं जो भी हमारा डिज़ायर्ड जीन है। प्लस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें एक और फ़ायदा क्या होता था कि हमें जो डिज़ायर्ड डीएनए है वही सेगमेंट सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि अनडिज़ायरेबल सेगमेंट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, सबसे पहली बात तो हमने देखा कि हमें जो डिज़ायर्ड जीन है वो हमें मिल जाएगा और जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो हमें मिल जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ब्रॉड होता है, लाइक एग्रीकल्चर में हो सकता है, ओके, एनवायरनमेंट में भी हम लोग देख सकते हैं, हेल्थ केयर में देख सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जो जीन की क्या करेगा, इस प्लांट में एक ऐसा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा जो कि अगर कोई पेस्टिसाइड आया, ओके, अगर कोई पेस्टिसाइड आया और फिर इस प्लांट के ऊपर अगर फीड किया तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पेस्ट को, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने पेस्टिसाइड लिख दिया है, तो इसको आप लोग समझ लेना पेस्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, ये प्लांट के ऊपर अगर कोई पेस्ट आके यहाँ पे फीड करता है तो ये क्या करेगा, इसके जो प्रोटीन्स हैं इस पर्टिकुलर पेस्ट को क्या कर देंगे, ये किल कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड और कुछ ऐसे प्लांट्स हम लोग बना सकते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइब्रिड्स बना सकते हैं, राइट। तो ये सारे क्या हैं, कुछ एग्रीकल्चर में इनका किस तरह से यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं हम लोग, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके, कुछ डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, ओके। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग एक ओवरव्यू देख लो कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कितना वास्ट फील्ड है और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है, राइट। फिर क्या कर सकते हैं हम, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कैसे, फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट फर्मेंटेशन से बनते हैं, जो हम लोग जनरली क्या हो सकता है, कुछ अल्कोहल्स होते हैं, राइट, कुछ अल्कोहल्स होते हैं। उसके बाद और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन बेस्ड होते हैं, वो उसको भी हम लोग क्या कर सकेंगे, इसको लार्ज स्केल में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन को हम लोग इसमें रोक सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इसमें भी आता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या कर सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल, ओके, जो बायोडिग्रेडेबल या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, वो लोग डिग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। उसके बाद देखो, अब इसके बाद आता है, हमने देख लिया कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स। और ये किस तरह से क्वेश्चन आता है कभी कभी, टूल्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। हमने क्या देखा कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, जीन का ट्रांसफ़र करना है हमें, राइट। जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होगा, उस पर्टिकुलर जो डिज़ायर्ड जीन है, इस डिज़ायर्ड जीन को हमें क्या करना है, एक होस्ट के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कर देना है, राइट। तो ये जो जीन ट्रांसफ़र है, और मैं क्या लिख सकती हूँ, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए क्या होता है एक्चुअली, रिकम्बिनेंट डीएनए, ओके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर वो चीज़ होता है, वेक्टर और इसको क्या बोल सकते हो, व्हीकल बोल सकते हो, ओके। मतलब इस जीन को हमें क्या करना है, बैक्टीरियल सेल के
अंदर डालना है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर डालने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि जीन को सिर्फ जाओ बोल दोगे और फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर का मतलब जीन को वो कैरी करके लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कौन कैरी कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको दिख रहा है, ये इसको कैरी कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डिज़ायर्ड जीन। इस डिज़ायर्ड जीन को हमने क्या किया, एक वेक्टर के अंदर हमने इसको डाल दिया, मतलब इसके ये डीएनए के अंदर। ओके, ये जो वेक्टर है, अब इस वेक्टर को कहाँ हम लोग डालेंगे, इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये वेक्टर क्या हो सकता है, नॉर्मली ये होते हैं हमारे प्लाज्मिड्स। ओके, ये प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है, ये प्लाज्मिड्स क्या करेंगे एक्चुअली, बैक्टीरियल सेल के अंदर इस फॉरेन डीएनए को ये लेके चले जाएंगे। ओके, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको क्या बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं। होस्ट क्यों बोलेंगे, वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये ग्रो करेगा, राइट। उसके बाद क्या चाहिए, अब क्या हो गया, वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। होस्ट हो गया हमारा बैक्टीरियल सेल। अब इसके अंदर मान लो ये जो डीएनए सेगमेंट है ये आ चुका है, इसके अंदर हमारा जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए पार्ट है वो आ गया है, राइट। उसके बाद क्या चाहिए हमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। ओके, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको कट करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे कट तो करना पड़ेगा ना पहले, राइट। यहाँ पे सबसे पहले कट करेंगे। कट करने के बाद इस प्लाज्मिड का ये जो पोर्शन है इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इस तरह से कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद क्या चाहिए, डिज़ायरेबल जीन। जो जीन हमें चाहिए ये रहा हमारा डिज़ायरेबल जीन। उसके बाद क्या चाहिए हमें, एक और एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये फॉरेन डीएनए को हम लोग इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लाइगेट करना पड़ेगा। आप लोग डीएनए लाइगेज का फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो डीएनए रेप्लिकेशन में, राइट। ओके, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स के बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ओके, हम लोग जो भी यहाँ पे हमने जो भी देखा रिक्वायरमेंट्स में, ये सारा हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, इसीलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके सारे स्लाइड्स में इसको देख लेंगे। तो अब क्या है देखो कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें जो भी जीन को मल्टीप्लाई करना है, राइट। जो भी जीन हमें चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने क्या लिया था, इंसुलिन का जीन। ओके, ये इंसुलिन का जीन ही क्यों एग्जांपल लिया भाई हमने, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ओके, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, राइट। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। तो ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो होगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट्स में आइदर वो नॉन फंक्शनल हो सकता है या किसी भी वजह से इंसुलिन क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, राइट। तो बाहर से इंसुलिन का सप्लाई किया जाता है। तो ये जो इंसुलिन है, इतना सारा इंसुलिन कहाँ से आ रहा होगा, ह्यूमन इंसुलिन ही तो है, तो इतना सारा इंसुलिन कहाँ से आ रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो इंसुलिन है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो इंसुलिन का जीन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये मान लो एक ह्यूमन का सेल है। इस ह्यूमन के सेल में ये जो पर्टिकुलर जीन आइसोलेट किया गया, ये एक्चुअली क्या है, इंसुलिन का जीन है। ये इंसुलिन जीन हमें मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इंसुलिन जीन को हमें क्या करना है, एक्चुअली किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसको डाल देना है, ताकि वो जो सेल मल्टीप्लाई करता रहे, तब क्या हो, हमारा ये जो इंसुलिन का जीन है ये भी उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करे और इंसुलिन बनाए। अब हमें बहुत सारा इंसुलिन चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक हमें क्या चाहिए, एक और हमें चाहिए था वेक्टर, राइट। तो वेक्टर कहाँ से लेंगे, वेक्टर हम प्लाज्मिड लेते हैं, और प्लाज्मिड एक्चुअली कहाँ मिलता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है, राइट। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये देखो, ये जो बैक्टीरियल सेल है ये एक्चुअली है हमारा
प्लाज्मिड डोनर। यहाँ पे क्या मिल गया, इसके अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्कुलर सा, ये है एक्चुअली प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को अभी क्या किया हमने, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद देखो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो इंसुलिन जीन है इसको एंजाइम से कट किया हमने, इसको भी एंजाइम से कट किया। कट करने के बाद क्या किया, ये जो आइसोलेटेड जीन था हमारा इंसुलिन का, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो इस यहाँ पे किसका काम आएगा, डीएनए लाइगेज का काम आएगा डेफिनेटली, राइट, क्योंकि इसको हमें जोड़ना है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस डीएनए सेगमेंट को इसके साथ हमें जोड़ना है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लाइगेज काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर अभी जो रिकम्बिनेंट डीएनए अब ये बन गया, अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर आ गया, एक बैक्टीरिया के अंदर हमने इसको डाल दिया। ये जो क्रोमोजोम आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा क्रोमोजोम है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा प्लाज्मिड जो डिजायर्ड जीन के साथ है, ओके, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता रहेगा, अब ये कैसा होगा, हमारा ये जो प्लाज्मिड है ये भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करता रहेगा, और फिर इसके साथ साथ हमारा जो इंसुलिन जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और इंसुलिन जीन से क्या होगा, इंसुलिन का भी सिंथेसिस होने लगेगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिज़ायरेबल जीन। जो भी डिज़ायरेबल जीन हमें चाहिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे इंसुलिन जीन। उसके बाद क्या करना है, जो जीन हमने आइडेंटिफाई किया उसको हमें उस पर्टिकुलर जीन को कहाँ पे करना है, होस्ट पे उसको डालना है, ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो होस्ट बने, ये जो अभी हमें होस्ट मिला बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल को क्या करना है, ग्रो करना है, राइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस ऑफ द होस्ट एंड पासिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट टू द प्रोजेनी, ओके। तो ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ते चलेंगे। उसके बाद देखो क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा इससे पहले कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होते हैं, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम एक्चुअली क्या होते हैं, वो क्वेश्चन मतलब दिमाग में आता है। तो दो एंजाइम के बारे में हमने देखा था, सबसे पहला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक एंजाइम क्या देखा था हमने, लाइगेज के बारे में, ओके। सबसे पहले हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइगेज पे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली क्या होता है, ये जब बैक्टीरियाज में, ओके, हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, राइट, ये बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरियोफाज एक्चुअली क्या है, एक ये है हमारा एक वायरस, राइट। तो ये जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन सिस्टम्स होते हैं, राइट। कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब इस वायरस के अंदर ये जो वायरल डीएनए प्रेजेंट है, ये जब बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, तो ये इस बैक्टीरिया के पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, इस वायरल डीएनए को कट कर देंगे, ओके। तो कट अगर कर दिया तो क्या होगा, इसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ओके। किसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होगा, इस वायरस का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर, ओके। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या कर देंगे, ये जो वायरल डीएनए है इसको क्लीव कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या करते हैं, इस वायरल डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्लस उनको क्या कर देंगे, ये क्लीव कर देंगे, ओके। क्लीव करने के बाद क्या होगा, इसका कोई काम हो नहीं पाएगा। उसके बाद क्या है, देखो, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन एंजाइम बोला जाता है उनको। तो ये जो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए है, ओके, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल दिख रहा होगा ये वाला, तो ये जो डीएनए इसमें क्या करते हैं, ये लोग मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है इसका जो काम क्या है, आपको पता चला कि ये क्या करते हैं, जो वायरल डीएनए है बैक्टीरियोफाज से जब बैक्टीरिया के अंदर आता है उसको ये लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं और क्लीव कर देते हैं।
तो ये जो एंजाइम क्लीव कर सकते हैं डीएनए को, ये एंजाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हमारे बायोटेक्नोलॉजी में भी प्ले करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आइसोलेट हुआ था तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा आइसोलेट हुआ था, हमारा HIND2, HIND, और ये रोमन में क्या होगा, 2 आएगा, ओके। तो ये सबसे पहले आया था, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को ये लोग कट करते हैं, ओके, जिसको कि क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या ये सारे सेगमेंट को कट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं और ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही कट करते हैं, ओके। वो किसको कट करते हैं इसके बाद वाले स्लाइड में अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एंजाइम का एग्जाम्पल लिया गया है। ये कौन सा, HIND3 और ये PST1, ओके। और उसके बाद तीसरा वाला कौन सा है, EcoRV, ओके। ये तीनों एंजाइम हैं और यहाँ पे ये क्या लिया गया है, एक्चुअली डीएनए के सेगमेंट्स लिए गए हैं। तो ये जो डीएनए सेगमेंट है, यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम एंड है और ये यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है। तो जैसे ही हमने HIND3 इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के अंदर डाला, ये कहाँ पे कट करता है देखना, 5 प्राइम एंड पे जो ए होता है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये कट कर लेगा और ये क्या होगा, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ये कट कर लेगा, ओके। तो अब कैसा सेगमेंट बन गया, ये अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को कट किया तो ये सेगमेंट कैसा बना है, देखो इस तरह का ये सेगमेंट एक बन जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे कट हुआ है, ये नीचे जब कट होगा तो फिर हमें दूसरा सेगमेंट ये बन गया, समझ में आया। उसके बाद क्या है, देखो PST1 का जो सीक्वेंस है जहाँ पे वो कट करता है, ये किस पे कट करता है, G के बाद कट करता है 3 प्राइम एंड के पास, ओके। ये 3 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड के पास ये जो A और G का सीक्वेंस है इसके बीच में ये कट करेगा, राइट। कट करने के बाद हमें ये 2 सीक्वेंसेस मिल गए। इस तरह से EcoRV जो है वो किसको कट कर रहा है, ये T और A के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उसको वो कट कर देगा। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, कैसे, जैसे कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस देखो, ये जो HIND3 के लिए ये जो सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है एक्चुअली, ये AGC-T और T, ये सीक्वेंस है। और नीचे वाले स्ट्रैंड में कैसा है देखना ध्यान से, AGC-T, यही होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी के अकॉर्डिंग ही तो ये होता है, राइट। तो ये अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग है तो ये क्या हो रहा है, देखो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। स्पेशल कैसे हुआ, यहाँ से रीड करो, ये हमने क्या दिया है 5 प्राइम एंड और ये यहाँ पे है 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे रीड करने से 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर जाएंगे तो AGC-T है और उसके बाद इस तरफ से जब हम लोग 5 प्राइम से 3 प्राइम में जाएंगे तो ये कैसा रीड कर रहा है, सेम टू सेम रीड करेगा, देखना AAGC-TT, जैसे कि इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम जाते तरफ जैसे रीडिंग जैसे हम लोग रीड करते थे, सेम वही क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरफ आते टाइम भी वही रीड होगा। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। सेम वही ऐसा क्या होगा, PST1 के लिए होगा, EcoRV के लिए भी होगा। PST1 के लिए रीड करो, यहाँ पे क्या दिया है, CTGCAG दिया है, यहाँ पे क्या है CTGCAG, इस तरफ से रीड करेंगे तो भी वही होगा। सेम वही EcoRV के लिए क्या होगा, GATATC आ जाएगा इस तरफ से और सेम टू सेम क्या हो जाएगा, GATATC इस तरफ से आ जाएगा, ओके। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इन्हीं को क्या करता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो आइडेंटिफाई करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो हर जगह कट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स होता है और उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ही ये लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के पास से। और आपको ये भी देख रहा होगा कि हर एक एंजाइम के लिए जो साइट है जहाँ पे वो कट करेगा वो डिफरेंट है। जैसे कि HIND3 के लिए ये सीक्वेंस होना चाहिए प्लस
इन सीक्वेंस में क्या होगा, ये ए और ए के पास जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, उसी को ही कट करेगा। PST1 के लिए क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये पैलिंड्रोम होना चाहिए उनके पास, प्लस ये जो PST1 है ये ए और जी के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उसी को ही ये क्या करेगा, कट कर सकता है। उसी तरह से EcoRV के लिए क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होगा, और फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये क्या हो सकता है, T और A के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहाँ पे ही वो कट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने अभी देखा, क्या देखा, HindII देखा था, राइट। उसी तरह से और क्या देखा था हमने इससे पहले, EcoRV देखा था, राइट। उसके बाद क्या देखा था, एक और PST1 देखा था। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनके नाम कैसे हुए, राइट। ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कैसे दिया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था HindII। ओके, यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं EcoR1 का। EcoR1 का एग्जाम्पल आपके NCERT में भी दिया गया है, इसी वजह से मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये जो E है, ओके, ये जो E है ये कहाँ से आता है एक्चुअली, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ये एंजाइम डिस्कवर हुआ है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो जीनस है वहाँ से आता है। जैसे कि हमने क्या देखा था उससे पहले, देखो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरल DNA जब अंदर आता है बैक्टीरिया के अंदर तो उसको वो कट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो EcoR1 है वो कौन से बैक्टीरिया से पाया जाता है, एस्चेरिचिया कोली, और आप लोग इसे कॉमनली क्या जानते हो, ई कोली के नाम से जानते हो, राइट। तो ये ई कोली क्या है, ई जो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो कैपिटल ई है ये कहाँ से आता है, इसके जीनस एस्चेरिचिया से। ओके, उसके बाद ये जो दो लेटर हैं CO, ये CO जो है ये कहाँ से आता है, इसका जो स्पेसिफिक नेम है, ओके, स्पीसीज नेम। तो ये कौन सा है, कोली है यहाँ पे, तो इससे CO लिया गया है, राइट। उसके बाद ये जो R है, R क्या है एक्चुअली, नेम ऑफ द स्ट्रेन, ये कौन से स्ट्रेन से लिया गया है। अब ये जो एस्चेरिचिया कोली होते हैं, जैसे कि मान लो इसके भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होंगे, बहुत सारे स्ट्रेन होंगे। तो ये जो एस्चेरिचिया कोली, ये जो EcoR1 लिया गया है वो कौन से स्ट्रेन से लिया गया है एक्चुअली, RY13, ये एक स्ट्रेन है, इससे लिया गया है। उसके बाद क्या है, अब मान लो कि ये स्ट्रेन मान लेते हैं, ये स्ट्रेन का नाम है RY13। इस R113 में ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट हो, इसके पास मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है। और अगर सबसे पहली बार जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने आइसोलेट किया उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, EcoR1, ओके। अगर दूसरा कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से हम लोग लेते हैं तो उसका क्या नाम देंगे, EcoR2 दे देंगे। समझ में आया, ये जो रोमन में 1 2 इस तरह से लिखा जाता है, ये जो आइसोलेट करते हैं, ओके, आइसोलेट करते हैं तो कब आइसोलेट किया, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो 1 2 रोमन में है ये दिया जाता है, ओके। उसके बाद देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके। न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं उनको, वो न्यूक्लिक एसिड्स को डिग्रेड करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियसेस हैं, ये न्यूक्लियसेस दो तरह के हो सकते हैं, राइट। हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देख रहे हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के मिल सकते हैं। पहला जो है वो हमारा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा जो है वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। नाम से क्या पता चल रहा है, देखो एंडोन्यूक्लियस है और एक क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है, राइट। एंडोन्यूक्लियस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये एंडो मतलब अंदर की तरफ और एक्सो मतलब बाहर की तरफ, राइट। तो एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, DNA को कट करेगा और न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। अगर हम लोग मोर स्पेसिफिक हो जाएं तो ये क्या है एक्चुअली, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, ओके। तो ये क्या है, देखो मान लो ये एक DNA का सेगमेंट है, ओके, ये DNA का सेगमेंट हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये मिड में इसको कट करता है इस तरह से, ओके।
लेकिन रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक्सो पार्ट पे मतलब बाहर वाले हिस्से पे ये कट करेगा, यहाँ पे ये कट किया बाहर के हिस्से पे। लेकिन अगर ये एंडोन्यूक्लियस होता तो मिड में ये कट करता, कहीं भी अंदर की तरफ, ये और बाहर की तरफ ऐसे नहीं जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से दो न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। सबसे पहला है कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन नाम क्यों लगा है ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा। रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि ये जो वायरस है, वायरल डीएनए है, उसको क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या है, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाता है, और जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उन सीक्वेंस पे ही जाके कट करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना इसको अच्छे से। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है एक्चुअली, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने इसको समझा लिया था पहले ही, 5' से 3' की ओर अगर चलें तो ये कैसा रीड कर रहा है, GAATTC, और इस तरफ भी क्या हो रहा है, GAATTC रीड कर रहा है। ये याद रखना है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबका एक यूनिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। और आपके NCERT में ECO-R1 के बारे में ये दिया गया है, तो ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लेना कि ECO-R1 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है एक्चुअली, GAATTC। ओके, ये याद कर लेना। ये जैसे ही कट करेगा ये दो सेगमेंट हमें इस तरह से मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या है देखो, अब कट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे दो तरह के एंड्स जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि जब ECO-R1 कोई कट लगाता है तो क्या होता है, देखो दो तरह के, इस तरह के सेगमेंट यहाँ पे मिले, ये ऐसा हो, राइट, ये इस तरह का सेगमेंट मिला। लेकिन एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है SMA1, SMA1 बोलते हैं उसको। ये जो SMA1 है ये कैसा कट लगाता है एक्चुअली, एक ही जगह पे कट लगाएगा, मतलब एक ही साइड पे। तो ये जो है ये कैसा है, देखो ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ये ब्लंट है, ये इस तरह से है, ये टोटली इसमें कोई भी हैंगिंग तरह नहीं दिख रहा है। लेकिन इस केस में क्या दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे स्टिकी एंड्स दिख रहे हैं। स्टिकी एंड मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है ये हैंग कर रहा है, राइट, इस तरह का, ये इस तरह से है, और ये कैसा है, ये कुछ इस तरह का है। तो ये पार्ट क्या कर रहे हैं, ये ओवर हैंग कर रहे हैं, राइट। ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि ओवर हैंगिंग सीक्वेंसेस हैं। तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक क्या करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है जैसे कि हमारा ECO-R1, और दूसरे तरह के एंजाइम्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना है आपको। ECO-R1 के कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया ECO-R1 का, कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये कहाँ से लिया जाता है एक्चुअली, ई कोली से ये आता है। उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया कि इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या होता है, GAATTC आता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमने क्या डिस्कस किया कि ये कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है एक्चुअली, ये हमारा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये कई बार आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये काम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम हमने क्या देखा था, DNA लाइगेज, राइट। तो DNA लाइगेज जो एंजाइम हमने देखा था इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं DNA रेप्लिकेशन में। तो ये क्या होता है, दो DNA फ्रेगमेंट को, देखो ये एक DNA फ्रेगमेंट है यहाँ पे, और ये हमारा दूसरा DNA फ्रेगमेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो स्टिकी एंड दिया है, स्टिकी एंड जनरेट हुआ, ये कौन सा है, GATCCC। ये कोई पर्टिकुलर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट होगा जहाँ पे कि ये कट कर चुका है। हमारे पास क्या मिला है, दो DNA मिला है। ये देखो ये DNA फ्रेगमेंट है, और ये किसका DNA है, प्लाज्मिड का DNA है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, DNA लाइगेज चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्लू जैसा दिखता है ना, उस तरह का एक फिगर बनाया गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो DNA लाइगेज है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, ये जो
नाम है इसका, इसको याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किस में काम आता है? ये दोनों जो डीएनए सेगमेंट है उन दोनों को जोड़ने के काम आता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज, और इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? दो हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, आइदर वो एक्सोन्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं एंडोन्यूक्लियस। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट कैसे करते हैं? आइदर ये हमारे ब्लंट कट कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं? स्टिकी। ओके, इनके कट करने के बाद आइदर ब्लंट एंड जनरेट हो सकता है या फिर स्टिकी एंड जनरेट हो सकता है। और दूसरा एंजाइम हमने क्या पढ़ा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये दो डीएनए सेगमेंट को जोड़ता है। ओके, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है हमारा प्लाज्मिड, जो कि हमने अभी देखा था कि प्लाज्मिड के अंदर क्या करते हैं हम लोग? हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। मान लो ये हमारा डिज़ायर्ड जीन है, इसको हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड, एक सर्कुलर डीएनए है, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो प्लाज्मिड है, आप लोग अच्छे से जानते हो प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड को और क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर और व्हीकल भी बोला जाता है। व्हीकल क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है ये इस वेक्टर के ऊपर और इस व्हीकल में बैठ के कहाँ जाएगा? होस्ट सेल के पास चला जाएगा, राइट। ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये क्या है? एक्चुअली होस्ट है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और ये जो प्लाज्मिड है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? ये प्लाज्मिड क्या हो सकता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है। सेल्फ रेप्लिकेटेड मतलब ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये क्या है? एक्चुअली बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता है तब भी ये प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमने कहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड जीन डाला है? इस प्लाज्मिड के अंदर। अगर इस प्लाज्मिड के अंदर हमने डिज़ायर्ड जीन डाल दिया है तो फिर ये क्या होगा? ये प्लाज्मिड खुद जब रेप्लिकेट करने लगेगा तब क्या होगा? आराम से हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो भी रेप्लिकेट करने लगेगा, भले ही बैक्टीरिया रेप्लिकेट करे या ना करे। अगर बैक्टीरियल का खुद का जीनोम रेप्लिकेट नहीं भी कर रहा होगा तो अब भी क्या होगा? हमारा प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है, राइट। उसके बाद क्या है देखो, ये हाई कॉपी नंबर पर सेल। हाई कॉपी नंबर ये अच्छे से समझ लेना क्या होता है। किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है? एक प्लाज्मिड भी पाया जा सकता है, दो प्लाज्मिड भी हो सकता है, 100 प्लाज्मिड भी हो सकता है। ये एक्चुअली क्या है? कॉपी नंबर। जिसमें एक प्लाज्मिड होता है या दो प्लाज्मिड होता है, उन प्लाज्मिड्स क्या होता है? वो लो कॉपी नंबर शो करते हैं, मतलब बहुत कम कॉपीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन हमें कैसा वाला प्लाज्मिड चाहिए? हमें चाहिए हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उतना रेप्लिकेट होगा, राइट। यहाँ पे जैसे कि देखो एक प्लाज्मिड है, इसके मान लो 2 कॉपी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पर इसमें जो जीन है वो 2 बार ही तो यहाँ पे रेप्लिकेट हो चुका होगा, राइट। उसके बाद ये नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉपी नंबर हमारे पास है तो ये क्या करेगा? बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड बनाएगा, और जितना ज़्यादा प्लाज्मिड बनाएगा उतना ही हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो भी रेप्लिकेट हुआ होगा। अगर जितना ये रेप्लिकेट हुआ होगा इसमें से प्रोटीन जो फॉर्मेशन होगा, जब ट्रांसलेशन होगा, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा? उतना ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए? ये जो प्लाज्मिड हम लेते हैं वो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले तो वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब विदाउट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। उसके बाद क्या है? इनके पास हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या है देखो, एलियन डीएनए व्हेन इंटीग्रेटेड विथ वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर और कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ये क्या कर सकता है? जितने कॉपी नंबर हैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के और इस पर्टिकुलर वेक्टर के, वो उतने बार रेप्लिकेट हो सकते हैं। उसके बाद क्या है देखो, अभी तो हमने नेचुरल प्लाज्मिड्स के बारे में देखा, राइट। हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड खुद भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, क्योंकि जो नेचुरल प्लाज्मिड्स होते हैं, नेचर ने जो भी प्रोवाइड किया है उसके पास कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ही क्या होगा? साइट होगा,
राइट। लेकिन हम लोग अगर उसको खुद प्रिपेयर करें तो हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में हम लोग रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो PBr322, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है इसके पास देखो कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट हैं। यहाँ पे क्या है, HINT3 के लिए है, CLA1 CLA1 के लिए है, EcoR1 के लिए है, PBU1 PST1 BAMH1, ओके, PVU2, यहाँ पे SAL2 के बारे में भी दिया हुआ है। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, हमने आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज किया है। इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं हमारे प्लाज्मिड में, ORI, ओरी भी होना ज़रूरी है। ओरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम जानते हैं कोई भी DNA सेगमेंट को रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए, ओरी चाहिए। क्यों, क्योंकि ओरी से ही क्या होता है, रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, राइट। तो ये प्लाज्मिड में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, कुछ पॉइंट्स हमने देखा जो कि प्लाज्मिड में होना ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये जो कुछ एंजाइम्स के बारे में हमने देखा, राइट। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, DNA लाइगेज के बारे में देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ वेक्टर और प्लाज्मिड के बारे में देखा, राइट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा, ओके। ये धीरे धीरे आगे जैसे ही हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे ये आते चलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, जीन क्लोनिंग विथ डिफरेंट वेक्टर, अलग अलग वेक्टर से हो सकता है। वेक्टर क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर व्हीकल, राइट। तो ये क्या हो सकता है, आइदर बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं या फिर वायरस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड DNA है। इसको हमने इस प्लाज्मिड DNA को क्या किया, आइसोलेट कर दिया, इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमें जो जीन चाहिए था, जो फॉरेन जीन है, इसके अंदर हमने इस वेक्टर के अंदर इस फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब क्या हुआ, ये अब देखो ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है, ओके। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर था इसके साथ साथ एक फॉरेन DNA भी यहाँ पे आ गया है, ओके। तो ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट DNA। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस बैक्टीरियल सेल और होस्ट सेल के अंदर इसको डाल दिया। जैसे ही होस्ट सेल डिवाइड करेगा ये कैसा हो जाएगा, ये खुद भी इसके अंदर रेप्लिकेट करने लग जाएगा, ओके। तो उस तरह से वायरस का कैसे करते हैं, मान लो हमें इसको क्या करना है, हमें जो हमारे पास जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हमें वायरल DNA के अंदर डालना है। मतलब वेक्टर यहाँ पे क्या है, वायरल DNA है। तो ये वायरल DNA के अंदर क्या होगा, वेक्टर हमने डाल दिया, ओके। वायरल DNA क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर क्या डाला हमने, फॉरेन जीन डाला। तो अब क्या हो गया, ये रिकम्बिनेंट वायरल DNA बन गया। अब इसको हमने क्या किया, होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। और होस्ट सेल से जब सेल का वायरल, हम जानते हैं कि जो वायरल सेल्स होते हैं और वायरल DNA होते हैं क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसको ये रप्चर करके बाहर निकल सकते हैं। अब जैसे ये रप्चर करके बाहर निकलेंगे ये कैसा हो जाएगा, रिकम्बिनेंट वायरल पार्टिकल्स होंगे। समझ में आया, बैक्टीरिया DNA को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो वायरस है, वायरल जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी एज ए वेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या है, देखो कुछ फीचर्स दिए गए हैं। ये हमने इसके पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या होना चाहिए, उसके पास ओरी होना चाहिए डेफिनेटली, जो कि इस वेक्टर में देखो यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। प्लस क्या है, इसमें क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए और कुछ रिपोर्टर जीन होना चाहिए। ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं और रिपोर्टर जीन्स हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक अलग ही लेक्चर होगा उसका, क्लोनिंग वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ओके। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी है इसका ओवरव्यू क्या है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जो rDNA टेक्नोलॉजी है, rDNA टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक होस्ट चाहिए, हमें एक डिज़ायर्ड जीन चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, कुछ
एंजाइम्स चाहिए होते हैं, राइट। कुछ और क्या चाहिए हमें, वेक्टर्स चाहिए, ओके। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और जितना यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसके बाद और भी इसके कई सारे डिटेल्ड पोर्शंस होंगे। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोगों का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। ओके, थैंक यू।